उसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं बेसिक कॉमर्स में हम लोग क्या पढ़े थे। कॉमर्स एज ए स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें एक ही चीज ध्यान देना चाहिए था कि हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में, एज ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। तो कहाँ से प्रोड्यूसर बनाएगा और फाइनल कंज्यूमर यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाएगा। उसके बाद मीनिंग ऑफ कॉमर्स भी देखे थे, वो सेम ही था, सिर्फ उसमें एक वर्ड आ रहा था, इंक्लूड कर रहा था लार्ज स्केल। उसके बाद मीनिंग ऑफ बिजनेस देखे थे, जहाँ पे लोग आपस में इकट्ठा काम करते हैं और वर्ड बिजनेस, बीजी से बिजनेस आया हुआ है। उसके बाद अकाउंट का मीनिंग देखते थे, अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट तो हम लोग एक समझे थे कि अकाउंट सर क्या होता है, बैंक में हम लोग जो खाता खुलाते हैं उसे अकाउंट कहते हैं। दूसरा ये समझे थे कि कोई भी रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रखते हैं पार्टिकुलर पीरियड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग का टर्म देखे थे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट 1961 में अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये पूरा मैं पढ़ देता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting result thereof। ठीक है ना, यानी कि अकाउंटिंग एक कला है किसका, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का। सिग्निफिकेंट मैनर में पटना जाना है तो डायरेक्ट हम लोग पटना जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, दरभंगा, मोतिहारी, बेगूसराय करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी बात करेंगे हम लोग पैसे के टर्म में करेंगे। यहाँ जो भी हम लोग बात करेंगे अपन, हम दोनों, तो वो सिर्फ रुपये पैसे के टर्म में बात करेंगे, यानी कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। और उसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम फाइनेंशियल करेक्टर हो, यानी कि पैसे की बात हो, और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, और जो भी रिजल्ट आया उसको हम लोग इंटरप्रेट करें, एक दूसरे को बताएं। जैसे हम लोग का रिजल्ट भी आता है, मैथ में इतने नंबर आए हैं, साइंस में इतने नंबर आए हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो यानी कि उसका रिजल्ट को हम लोग चेक करें। उसके बाद अकाउंटेंसी का मीनिंग हम लोग पढ़े थे। अकाउंटेंसी हम लोग को सिलेबस में है, अगर कुछ पढ़ना तो अकाउंटेंसी ही है। आपका 11th का बुक का भी नाम है अकाउंटेंसी, जो मैं अभी दिखाया भी था। तो अकाउंटेंसी में अकाउंट और अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड करेगा। और अकाउंटेंसी क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी कहते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं पढ़े थे हम लोग, बोले थे कि लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद लास्ट क्लास में आ गए थे डियर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। यहीं पे लास्ट क्लास में मैं आप लोग को छोड़ के चला गया था। पता नहीं आज मौसम खराब है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है कि क्या बच्चे से। प्लीज एनओटी मत यूज करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर 3 वेरी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। 3 यहाँ पे कितने बोल रहा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन है 3 है। डियर लास्ट क्लास में हम लोग एजम्पशन का मीनिंग समझे थे। एजम्पशन का मीनिंग होता था टू एज्यूम। टू एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। क्या होता है, मान लेना। सर मान लेना का क्या मीनिंग होता है, थोड़ा सा इसको ब्रेकअप करके बताइए। तो डियर जैसे हम लोग 10th में मैथ पढ़ते थे तो मान लेते थे एक्स, कोई भी फिगर को एक्स मान लेते थे, एक्स से डिनोट करते थे या 100 से डिनोट करते थे। यहाँ पे वैसे ही कुछ बेसिक टर्म है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि अपने अंदर इनबिल्ट करना पड़ेगा कि मैं भी अकाउंटिंग में वही बेसिक एजम्पशन लगाऊंगा और आप भी अकाउंटिंग में वही बेसिक एजम्पशन लगाएंगे। यानी कि हम दोनों अलग अलग नहीं लगा पाएंगे। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस भी कर रहा था। और ये बेसिक एजम्पशन कौन किया है, आईसीआई। आईसीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो अपना सीए इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। और एएस1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप लोग को याद हो जाएगा। इसमें 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है। 3 बेसिक एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में 2 कॉन्सेप्ट हम लोग देखे भी थे, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। तो मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा, शालिनी सिंह आप बताएंगे गोइंग कंसर्न क्या होता है।
Sir, can you repeat the question? या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में बताइए। लास्ट क्लास में मैं कुछ बताया था, अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं आप, जो भी कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश। चलिए, लगता है नेटवर्क चला गया। सबसे मजे की बात ये होती है ऑनलाइन क्लास में, सर अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो नेटवर्क वहाँ पे बच्चे का खराब हो जाता है। ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट सिस्टम है। बड़ा सारे जोक भी हम लोग ट्रैक करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर में, और वो होता है कि सर जब क्वेश्चन आस्क करेंगे तब नेटवर्क चला ही जाता है। तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा सेटिंग है, ऐसा ही होता है। डियर, मैं थोड़ा बताता हूँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, इसमें एक वर्ड है गोइंग। क्या है वर्ड? गो प्लस आईएनजी। गोइंग का मतलब क्या है? चल रहा है। चल रहा है यानी कि बिजनेस जो है अपना फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, रन करता रहेगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब ये है डियर कि हम लोग एज्यूम करके चलेंगे जो अपना बिजनेस है वो आज भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा और पास्ट में भी चल रहा था। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में ये एज्यूम करके हम लोग नहीं चलेंगे। जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये एज्यूम नहीं करेंगे कि नेक्स्ट ईयर अपना बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तो वहां पे क्या है, वो गलत हो जाएगा, फिर अपना अकाउंटिंग ही सही नहीं होगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में हम लोग को ये एज्यूम करके चलना है, यू हैव टू एज्यूम दैट कि अपना बिजनेस जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, यानी कि आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। मैं थोड़ा गोइंग कंसर्न में पढ़ाऊंगा भी एक दो लाइन, ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब भी आप लोग जानते होंगे। कई बार हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा तुमको कंसिस्टेंट होना चाहिए, तुम जो पढ़ती हो या पढ़ते हो उसमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। सब कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि अगर आज हम 10 आवर पढ़ रहे हैं तो कल भी हम कितने आवर पढ़े? 10 आवर पढ़े। परसों भी हम कितने आवर पढ़े? 10 आवर पढ़े। यानी कि ये नहीं करे कि आज हम 10 आवर पढ़े, कल 8 आवर पढ़े और परसों 0 आवर पढ़े, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होगा। यानी कि यू हैव टू फॉलो, आपको क्या कंसिस्टेंट होना है। यानी कि अब अकाउंटिंग पॉलिसी में कैसे लगाएंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी बड़े सारे फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, बड़े सारे एजम्पशन लेंगे, तो हम लोग को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हम लोग को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि जो लास्ट ईयर हम लोग फॉर्मूला फॉलो किए हैं, यानी कि जो अप्रोच लिए हैं, तो वो इस ईयर भी अप्रोच लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी कि आगे मतलब उसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज किस सिनेरियो में करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट है डियर एक एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट पहले ये दो कॉन्सेप्ट का एक दो लाइन मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, बाद में देखेंगे हम लोग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग पढ़े थे ऊपर में, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक रूल। इट एज्यूम डेट, ये क्या एज्यूम करता है? During and beyond the next physical period, company will complete its current plan। यानी कि ये कह रहा है कि foreseeable future में भी अपना कंपनी क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। अगर किसी प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को रन करना पड़ेगा। तो इसमें एक ही वर्ड समझना है, रन, कि हमारा बिजनेस आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा और हमेशा चलता रहेगा नियर फ्यूचर में। यानी कि हमारा बिजनेस अभी क्लोज होने वाला नहीं है। अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा डियर, तो वहां पे कुछ दिक्कत आएगी, जो कि हम अकाउंट पढ़ेंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे कि वहां पे सर क्या दिक्कत आएगी, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी वायलेट होगा, ठीक है ना डियर। तो यहाँ गोइंग कंसर्न में गोइंग वर्ड को पकड़ के रखना है, यानी कि हमारा बिजनेस अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी क्या करेगा? चलता रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
मैं पूरा पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बाद में इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको क्या होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए पड़ेगा, एक समान होना पड़ेगा। जैसे अभी रीड कर रहे हैं जितना, वो कल भी रीड करेंगे, परसों भी रीड करेंगे, उसके नेक्स्ट डे भी रीड करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कैसे लेंगे, अगर कोई फॉर्मूला अगर अभी लगा रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और उससे नेक्स्ट ईयर भी वही लगाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ छोटा सा, सिर्फ सुनिएगा, कोई इशू नहीं, समझ में आया चाहे नहीं। कंपनी में क्या होता है डियर, फिक्स एसेट्स होता है। सर फिक्स एसेट्स क्या होता है, जैसे अपना ये कंप्यूटर है तो ये क्या है, फिक्स एसेट्स है। अपना ये पेन है तो क्या है, ये फिक्स एसेट्स है। तो इस पे हर साल डियर डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है, एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि इसका वैल्यू क्या करता है, डेप्रिसिएट करता है। जैसे इस पेन को अभी हम यूज कर रहे हैं तो आज के डेट में इस पेन का वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर इसका वैल्यूएशन हम करेंगे तो इस पेन का वैल्यू 100 रुपीज नहीं होगा, लेट से हो जाएगा 80 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज, 50 रुपीज, लेकिन 100 रुपीज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया जी आपके पास जो भी एसेट्स है उसका वैल्यू हर साल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि डेप्रिसिएट करेगा हर साल उसका वैल्यू। और डेप्रिसिएशन निकालने के बड़े सारे फॉर्मूले हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, जो आगे हम लोग डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो ये कहता है कि अगर अभी आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वही मेथड फॉलो करेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे। आप ऐसा नहीं कि उसको स्विच करेंगे, हर साल चेंज कर दिए, इस साल स्ट्रेट लाइन लगा दिए तो अगले साल डब्ल्यूडीवी लगा लिए और उसके नेक्स्ट ईयर कोई और मेथड लगा दिए। यानी कि आप इस पीरियड में अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर में भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वहां पे एक समान होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड, यहाँ पे मेथड की बात करें, शुड रिमेन कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमेन कंस्टेंट। और यहाँ पे डियर वर्ड भी थोड़ा समझिए, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, शुड। कुछ वर्ड होता है मे होता है, शुड होता है, कैन होता है। तो शुड का मतलब डियर क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी फोर्स लगा रहा है, यानी कि शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रिमेन कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। मे रिमेन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, रिमेन कॉन्सेप्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, शुड यूज किया है। तो ये कह रहा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में अगर कोई कॉन्सेप्ट आप अभी यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। This concept states that accounting principle and method should remain constant from one year to another year. इस साल में जो है अगले साल में भी वही रहेगा, यानी कि उसको हमेशा चेंज नहीं करेंगे। This should not be changed from year to year in order to enable management to compare the profit and loss account and balance sheet. ये समझ में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि सिंपल सा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में डियर ये है कि जो आप मेथड इस ईयर में फॉलो करेंगे उसी मेथड को क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में भी फॉलो करेंगे, यानी कि उसको चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उसको अभी देखते हैं थोड़ी देर में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है यानी कि अपना बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा, और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्या होना चाहिए पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जो भी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी है और अकाउंटिंग मेथड है उसमें हम लोग को क्या होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में लेंगे, मैं बताऊंगा कब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी स्किप करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। स्किप करने का मतलब ये नहीं डियर कि हमें कभी पढ़ना नहीं है, स्किप करने का मतलब ये है कि अभी हमें स्किप करके चलना है। जैसे आप लोग यूट्यूब देखते होंगे तो स्किप ऐड आता है, तो क्या करते हैं, अभी वो ऐड को आप स्किप कर दिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो ऐड बाद में भी नहीं आएगा। कई बार ऐड आता है तो आपको स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कब करेंगे, बाद में पढ़ेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है।
अभी जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें समझ में आएगा वो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। ये था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, 3 था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, जिसमें गोइंग कंसर्न भी हम लोग देख लिए, कंसिस्टेंसी भी देख लिए, अप्रूवल अभी नहीं देखे हैं, उसको कुछ देर के बाद देखेंगे या कुछ क्लास के बाद देखेंगे। उसमें कुछ और भी एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग, ऑब्जेक्टिविटी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को बाद में बेसिक क्लास में करेंगे, लेकिन इसमें एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको यहीं से याद हो जाए, कम से कम थोड़ा सा ओवरव्यू याद हो जाए, तो इसको मैं पहले यहीं दिखाता हूं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बात बार बार रिपीट होगा वो चीज, ऐसा नहीं कि मैं एक बार पढ़ा दिया हूं तो उसको बाद में रिपीट नहीं करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको हम लोग कह सकते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, लेकिन इसमें देखना है। ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, उसके बाद आगे करेंगे। नैन्सी जी प्लीज म्यूट। दिखाई दे रहा है कथी ऑफ किया है? ठीक है भैया, एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ 10 सेकंड का। डियर अनाउंसमेंट ये है, मैं वैसे ग्रुप में भी डाल दूंगा, कि आप लोग का 4 ट्रायल क्लास था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अभी सिचुएशन जो है डियर, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, आप लोग भी गुजर रहे हैं, बाढ़ भी है, तो अभी कोई इशू नहीं है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, कम से कम इस वीक तो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। अभी आपका फ्री में क्लास चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको डियर इस वीक के लास्ट तक या नेक्स्ट वीक में एडमिशन ले लेना पड़ेगा। और हमारा जो फी है वो शायद हमारे यहाँ से कॉल जब गया होगा तो आपसे बात की होगी, तो फी भी बड़ा हम लोग रीजनेबल रखे हैं। बड़ा रीजनेबल ये कि मार्केट में जो फी है सीबीएसई का 11th में आप जानते होंगे 10 to 15,000, लेकिन हम लोग का ये मानना नहीं था, हम लोग को आप लोग को बेटर स्टडी देना है। लेकिन डियर तब बात ये है कि कुछ एक्सपेंसेस है हमारे, जैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जूम को अगर आप परचेज करते हैं तो उसको पे करना पड़ता है, बहुत सारे होते हैं। तो हमने इसका फी रखा है 4570, सॉरी 4750, आई थिंक यही है। फी है 4750। सर ये कितना सब्जेक्ट का है? ये डियर सारे सब्जेक्ट का है, यानी कि अकाउंट प्लस बीएसटी प्लस इको, अगर कोई बच्चे ईपीएस वाले होंगे तो ईपीएस भी, यानी कि सारा सब्जेक्ट का फी है कितना 4750। इको में स्टैटिक्स भी आएगा, अगर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आपका होगा, मैथ वगैरह होगा, तो वो अगर जो बच्चे करने चाहेंगे तो वो मैं मैथ वाले सर से बात कर लूंगा, लेकिन वो इस फी में नहीं होगा, उसके लिए रीजनेबल मैं करवा दूंगा, जो भी हो 1000-2000 रुपये, तो वो आपको पे करना पड़ेगा अलग से एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आपका फी है 4750, और अभी इसको पे नहीं करना है, अभी इस वीक तक कंटिन्यू कीजिए पूरा, और नेक्स्ट वीक में आप ले लीजिएगा। प्लस एक और अनाउंसमेंट था डियर, कि अपना जो अभी मीटिंग आईडी और पासवर्ड है जूम ऐप का, उसमें एक इशू क्या आ रहा है कि आपका मीटिंग 40 मिनट में ओवर हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइसेंस यानी कि परचेज आईडी भी है, ये फ्री वाला होता है, और एक परचेज वाला आईडी भी है।
तो कल से नेक्स्ट क्लास से मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा मीटिंग आईडी वगैरह। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू आईडी पासवर्ड से करेंगे, यानी कि लिंक नया जाएगा, जूम का लिंक नया जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके क्लास करना पड़ेगा। उसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी कि 40 मिनट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें 40 मिनट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हमें 50 मिनट पढ़ाना होगा तो 50 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ाना होगा तो 1 घंटा पढ़ेंगे, यानी कि जितना मन होगा उतना पढ़ेंगे। 40 मिनट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वो मैं आज मैसेज कर दूंगा। और अभी आप लोग इंजॉय कीजिए, क्लास कीजिए, कोई इशू नहीं है। और भी क्लासेज मैं कोशिश करूंगा कि 1 तारीख से स्टार्ट हो जाए आपका, कम से कम बीएसटी तो हो ही जाए एटलीस्ट। लॉकडाउन खुलता है तो 1 तारीख से बीएसटी में स्टार्ट करवा दूंगा। और अभी आप लोग क्लास स्टार्ट कीजिए। ये फी है डियर 4750, तो कोई इशू नहीं है, इसमें आप 1 टाइम भी कर सकते हैं, अगर पे करने के लिए एलिजिबल है तो 4750। अब 2 बारी में भी कर सकते हैं, 2 बारी में अगर आपका मन है तो 3000 कर दिए प्लस 1750 कर दिए, या फिर 2500 कर दिए प्लस रिमेनिंग अमाउंट कर दिए, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। हमारे यहाँ फी का कोई इशू नहीं है डियर। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, वैसे कुछ बच्चे नहीं है तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। डियर एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ रोहित बताइए। I have a doubt. It is per month fee. नहीं, I have to pay it for. फॉर होल सिलेबस डियर। Okay, sir. फॉर होल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट होल सिलेबस। इसमें आप लोग को मैं 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। 11th में पूरा अकाउंट करवाऊंगा, पूरा बीएसटी, पूरा ईपीएस। ये पर मंथ का फी नहीं है, हमारे यहाँ कोई हाइड एंड सीक नहीं होता है। 4750 आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, इसमें पूरा अकाउंट बीएसटी ईपीएस सारा करवाऊंगा, तो कोई पर मंथ नहीं है। पर मंथ ये तो ह्यूज अमाउंट, यानी कि 12 into 4750 it's 60,000, around 60,000। it is not possible or not viable for me or you। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग क्लास कीजिए। और हमारे यहाँ ऐसा फी का कोई इशू नहीं होता है डियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें एक वर्ड मैं लिखा था, आप लोग नोट मत कीजिएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये नेक्स्ट क्लास से, यानी कि कल के क्लास से हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। और वो इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मजा आएगा डियर। अभी हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तब इतना मजा आ रहा है, जब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस पे चलेंगे उसमें देखेंगे कि बिजनेस में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करता होगा, जर्नल कैसे बनाता है, लेजर कैसे बनाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाता है, फाइनल। आप कहिए कि आपको बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो भी बात करेंगे रुपये पैसे में बात करेंगे, और वो भी लीगली बात करेंगे, ठीक है ना डियर? तो बहुत मजा आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आप लोग से चाहिए होगा, रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे डियर, तो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था ग्रुप में, तो परेशानी आएगी डियर। आप 40 मिनट का क्लास है, नहीं आते हैं तो रिक्वेस्ट कीजिए कि सर बहुत प्रॉब्लम था, तो मैं उस क्लास को कोशिश करूंगा यूट्यूब पे डलवाने के लिए। मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि सारे क्लास को मैं यूट्यूब पे आप लोग के लिए डलवा पाऊँ, ठीक है ना? और वो सही भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी दिन किसी कारणवश इमरजेंसी होता है और क्लास आप मिस कर देते हैं, तो वो क्लास में यूट्यूब पे अरेंज करवा दूंगा, तो कोई इशू नहीं है डियर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो 2 बातें हैं डियर, ध्यान से समझिएगा। एक है बिजनेस और दूसरा है बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन को एक और वर्ड दे तो ऑनर, ऑनर कहे तो मालिक। एक है बिजनेस, बिजनेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन, आपका फैक्ट्री, और एक है बिजनेसमैन की ऑनर। मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा कि इस दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? कुछ बच्चे तो वीडियो ही नहीं ऑन करते हैं, तो पता ही नहीं चलता। अनुभा आप बताइए। डियर एक वर्ड होता है बिजनेस, और सेकेंड, डियर प्लीज ध्यान से सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। एक वर्ड होता है बिजनेस, बिजनेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बात पहले भी किए हैं। एक वर्ड होता है बिजनेसमैन, यानी कि उसका ऑनर, ऑनर यानी कि मालिक।
तो ये दोनों डियर एक ही बात है या ये दोनों अलग अलग होता होगा? कोई कुछ समझते हैं क्या? अनुभा आप बताइए। हाँ रोहित आप बताइए प्लीज। यस सर। yes, sir. यस सर, बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और बिजनेसमैन जो कि बिजनेस करता है। ओके, उसका ऑनर, बिजनेसमैन इंक्लूड ऑनर। ओके रोहित। यस Sir, business is a separate artificial person. We thought as a business, a separate artificial person, and businessman is a different thing. He is the owner of the business, but he is not the business. Like Gopal is the owner of Gopal Sweets, so we do accounting for the Gopal Sweet, not for the Gopal. Gopal Sweet, we take Gopal Sweet as a separate artificial person. वेरी गुड। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे कुछ वर्ड आई है निकल के, वो मैं बाद में बात करूंगा कि सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है ये, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये गोपाल स्वीट्स है। गोपाल स्वीट्स है तो गोपाल स्वीट्स अपना क्या हो गया? बिजनेस हो गया। और मिस्टर गोपाल होगा, मिस्टर गोपाल है वो क्या है? ऑनर है। तो डियर इसमें हम लोग हमेशा एक चीज दिमाग खोल के काम करेंगे कि हम लोग बिजनेसमैन के लिए काम नहीं करेंगे। मैं कलर चेंज करता हूँ। हम लोग बिजनेसमैन के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। हम किसके बिहाफ में काम करेंगे? बिजनेस के बिहाफ में काम करेंगे। यानी कि हम जो अकाउंटिंग एंट्री करेंगे गोपाल स्वीट्स का करेंगे, ना कि गोपाल का करेंगे। हमें मिस्टर गोपाल से कोई मतलब नहीं, हम किसके रेफरेंस में करेंगे? गोपाल स्वीट्स के मतलब में। सबसे बेस्ट है डियर, जब भी हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे यानी कि जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि हम लोग क्या किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं? बिजनेस के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वी वर्क फॉर गोपाल स्वीट्स, नॉट फॉर मिस्टर गोपाल। तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि हम लोग गोपाल स्वीट्स के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे सर एग्जांपल दीजिए, ये छोटा सा कहानी में सुनाता हूँ। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, मिस्टर गोपाल 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हुआ होगा डियर? मिस्टर गोपाल बिजनेस में 10 लाख रुपया कैश लाया होगा, एज्यूम कर लेते हैं कैश लाया। तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मिस्टर गोपाल 10,000 लाया, हम लोग इसको कैसे सोचेंगे ये बताते हैं कि हम लोग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस में 10 लाख क्या हुआ? मिस्टर गोपाल से आया है। मिस्टर गोपाल कौन है? ऑनर है। हम लोग ये सोच के अकाउंटिंग एंट्री करेंगे और बड़ा फर्क पड़ेगा डियर कि हम लोग जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर नहीं फॉलो कर पाएंगे तो वहां पे अकाउंटिंग हम लोग क्या कर लेंगे? गलत कर लेंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा एज्यूम करना है कि हम लोग काम किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए, ना कि बिजनेसमैन के लिए। यहाँ पे रोहित ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला है, मैं उसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। मैं वो वर्ड को बाद में डिफाइन करता, लेकिन अभी आ गया है। तो सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकते हैं। बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ये दो पर्सन होता है, एक तो हम लोग है ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन, जैसे हम हैं और आप हैं, जिसको भगवान बनाए हैं, तो वो क्या है? नेचुरल पर्सन है। भगवान बनाया सर की मम्मी पापा बनाए हैं, वही बात होता है, वो भी हमारे लिए भगवान ही। पेरेंट्स उनसे कम थोड़ी ना, भगवान को तो शायद हम देखे भी नहीं है, उनको रोज देखते भी है, तो वो हमारे और आपके लिए भगवान से ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक तो है ह्यूमन बीइंग यानी कि नेचुरल पर्सन, जिसको भगवान बनाए, हमारे मम्मी पापा बनाए हैं। एक है आर्टिफिशियल पर्सन डियर। आर्टिफिशियल वो पर्सन, एक वर्ड में लिख रहा हूँ, डम्मी। डम्मी मतलब क्या होता है? जैसे आप मोबाइल दुकान में जाते हैं तो वो बोलता है कि इसका फोन तो अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं आपको डम्मी दिखा सकता हूँ। डम्मी मीन्स उसका डुप्लीकेट। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, एक डम्मी पर्सन है। डम्मी मतलब उसको ह्यूमन बीइंग क्रिएट किया है। हम लोग क्या किए? क्रिएट किए इट से। एक तो नेचुरल पर्सन है जो भगवान क्रिएट किए हैं, भगवान बनाए, और आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम लोग बनाए। आप लोग मूवी भी बहुत बड़े सारे देखते होंगे, तो एक कहता है कि भगवान हमको बनाया और हम लोग भगवान को बनाए। तो मूर्ति जो है वो आर्टिफिशियल है। मूर्ति क्या है? आर्टिफिशियल है। इसका एग्जाम्पल देता हूं, मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। मिस्टर गोपाल कौन हो जाएंगे? नेचुरल पर्सन। एंड गोपाल स्वीट्स क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। गोपाल स्वीट्स कौन हो जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन।
डियर ध्यान देंगे यहाँ पे, हम लोग को जो अकाउंटिंग करना है वो गोपाल स्वीट्स का करना है, मिस्टर गोपाल का नहीं करना है। ऑलवेज हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग वर्क किसके लिए कर रहे हैं, गोपाल स्वीट्स के लिए कर रहे हैं, गोपाल स्वीट्स के अकाउंटेंट हैं हम, या गोपाल स्वीट्स के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर गोपाल के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, गोपाल स्वीट्स के लिए। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट, पूरा यही था मतलब। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यार इसको मैं रीड भी करवाऊंगा थोड़ा सा, या आप लोग घर पे रीड भी करेंगे, मैं नोट भेज दिया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अन्यथा कुछ बोलना है क्या आपको? यस सर। या बोलिए सर इंटिटी का मतलब क्या होता है? सॉरी, इंटिटी का मतलब क्लियर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, इंटिटी का मतलब क्या है। इंटिटी का मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, समझने के लिए बिजनेस समझ सकते हैं, ट्रेड समझ सकते हैं। जैसे गोपाल स्वीट्स, ये क्या हो गया, एक इंटिटी हो गया, यानी कि एक बिजनेस है। तो अभी इसको ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, बिजनेस समझ सकते हैं, ट्रेड समझ सकते हैं। कुछ वर्ड है डियर, 100% वर्ड अभी नहीं क्लियर होगा, कुछ वर्ड है, हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे तो वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास, सॉरी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि इसमें सिंपल सी बात ही ध्यान में रखना है कि जो चीज रुपये पैसे में होगा, यानी कि मनी के टर्म में होगा, उसी के लिए हम लोग को वर्क करना है। अदरवाइज हम लोग को वर्क नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ वर्क किस पे करना है, मनी पे। मनी पे यानी कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा उसी पे वर्क करना है। हमारा एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने दिया था कि मुझे आईफोन लेना था, मैंने दुकान में जाके पूछा कि भैया आईफोन कितने का है, उसने बोला 50K का है। मैं दाम पूछ के आ गया अपने घर पे, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, उसको मैंने परचेज ही नहीं करा, मैंने पैसा दिया ही नहीं, मोबाइल लिया ही नहीं। तो जहां पे मनी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा डियर, तो वहां पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अकाउंटिंग उसका नहीं कर पाएंगे। जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे ही अकाउंटिंग हम लोग कर पाएंगे। ये टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जल्दी से एक कॉन्सेप्ट करता हूँ। हम लोग का अभी आज के क्लास तक 40 मिनट ही था, नेक्स्ट क्लास में आईडी चेंज करूंगा तो ज़्यादा देर होगा, ठीक है। तो अभी अगर ओवर हो जाएगा तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, सोच लेंगे कि क्लास ओवर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डियर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बड़ा ध्यान से समझिएगा डियर। एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हम लोग को अब चेंज होना पड़ेगा। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, ईयर का मतलब क्या होता है कि सर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को क्लोज होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं, जिसको हम लोग कैलेंडर ईयर भी कहते हैं। लेकिन डियर अकाउंट में कुछ और होता है। अकाउंट